सोचो एक सुबह तुम जंगल के अंदर जा रहे हो। हवा में हल्का धुआं है। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। पक्षियों की चीख पुकार और शायद दूर से एक बाघ की दहाड़ भी। एक पल के लिए लगता है जैसे तुम एक अलग ही दुनिया में घुस गए हो। पर सोचो अगर एक दिन तुम वापस आओ और ये सब कुछ खत्म हो चुका हो। ना बाघ बचे, ना पक्षी, पेड़ कट दिए गए और जंगल सूना हो गया। ऐसी ही एक बड़ी समस्या 1970s के शुरुआती दौरों में इंडिया के सामने आई थी। शिकार, जंगल की कटाई और बिना नियंत्रण के ट्रेड की वजह से जानवर और पौधे तेजी से गायब होते जा रहे थे। इसी खतरे को रोकने के लिए सरकार ने 1972 में एक महत्वपूर्ण कानून बनाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट को समझना एक तरह से समझना है कि इंडिया के जंगल और जानवर के आसपास एक सुरक्षा कवच खींच दिया गया था। ये कानून इंश्योर करता है कि जानवर, पक्षी और पौधे शिकारियों और व्यापारियों की दया पर ना रहें। सरकार को अधिकार दिया गया कि वो स्पीशीज को प्रोटेक्ट करे, उनके हैबिटेट्स को संभाले और उनकी ट्रेड को कंट्रोल करे। इससे पहले अलग अलग राज्यों के अपने अपने रूल्स थे, पर वो बहुत कमजोर और अधूरे थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने सभी को एक नेशनल फ्रेमवर्क में जोड़ दिया और इसी एक्ट की वजह से इंडिया ने साइट्स जैसी ग्लोबल ट्रीटी ज्वाइन की, जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है। जब जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तब ये कानून वहां भी लागू हो गया। मतलब अब ये पूरे भारत में काम करता है। हमारे संविधान ने पहले से वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझने का संकेत दिया था। 1976 के 42nd अमेंडमेंट से फॉरेस्ट्स और वाइल्ड एनिमल्स का प्रोटेक्शन कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया, जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों कानून बना सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आर्टिकल 48A कहता है कि स्टेट फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ को बचाए, और आर्टिकल 51A(G) हर नागरिक का फर्ज बनाता है कि वो प्रकृति और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करे। लेकिन 1972 का ये एक्ट था जिसने इन प्रिंसिपल्स को ग्राउंड पर एक्शन में बदला। इस एक्ट का सबसे यूनिक हिस्सा है इसका शेड्यूल सिस्टम। सोचो जैसे प्रायोरिटी लिस्ट्स बनती हैं। शेड्यूल 1 एक वीआईपी लिस्ट है जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज आती हैं, जैसे ब्लैक बक, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक चीता। इनका शिकार बिल्कुल मना है, सिर्फ तब मना है जब वो किसी इंसान की जान को खतरा बन जाएं या बीमारी से बचना मुश्किल हो। शेड्यूल 2 में भी हाई प्रोटेक्शन है, जैसे इंडियन कोबरा और एसमीज मैकैक। शेड्यूल 3 और 4 में वो स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड नहीं है, पर उनकी भी सुरक्षा की जरूरत है, जैसे चीतल, सांभर, हाइना, फ्लेमिंगो, किंगफिशर। इन पर वायलेशन की पेनल्टी पहले 2 शेड्यूल से कम होती है। फिर आता है शेड्यूल 5, जो पेस्ट लिस्ट है, जैसे क्रो, रैट, माउस और फ्रूट बैट, जिनका शिकार अलाउड है। और आखिरी है शेड्यूल 6, जिसमें रेयर पौधे आते हैं, जैसे पिचर प्लांट और स्लिपर ऑर्किड, जिनकी खेती या ट्रेड बिना परमिशन के मना है। इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग बॉडीज बनाई गई। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसका चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होता है, बड़े पॉलिसीज बनाता है और नेशनल पार्क्स के आसपास के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करता है। राज्यों में चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में स्टेट बोर्ड्स बनते हैं। जूस को रेगुलेट करने और उनमें जानवरों की सही देखभाल के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाई गई। टाइगर्स को बचाने के लिए 2005 में एक खास बॉडी बनाई गई, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम, जैसे पोचिंग और स्मगलिंग से लड़ने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया। प्रोटेक्टेड एरियाज भी एक बड़ी बात है। एक्ट ने सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स और टाइगर रिजर्व्स का फ्रेमवर्क बनाया। हर जगह के रूल्स अलग होते हैं, पर उद्देश्य एक ही है, जानवरों के लिए सेफ जगह बनाना। जैसे नेशनल पार्क्स में ग्रेजिंग, हंटिंग या ट्री कटिंग अलाउड नहीं होता, उन्हें स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन कम्युनिटी रिजर्व्स में लोकल लोगों को भी कंजर्वेशन में शामिल किया जाता है, क्योंकि इंसान और जानवर का साथ साथ जीना भी जरूरी है। समय के साथ एक्ट में अमेंडमेंट्स आते रहे। 1991 में पेनल्टीज को और सख्त बनाया गया। 2002 में कम्युनिटी और कंजर्वेशन रिजर्व्स इंट्रोड्यूस किए गए। 2006 में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस किया गया और टाइगर कंजर्वेशन को और मजबूत बनाया गया। सबसे नया अमेंडमेंट 2022 में आया, जिसमें शेड्यूल्स को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया। साइट्स के स्टैंडर्ड्स के साथ इंडिया को अलाइन किया गया और पेनल्टीज और सख्त की गई। इसमें कंट्रोवर्शियल क्लॉज भी था। एलिफेंट्स का यूज रिलीजियस या अन्य उद्देश्यों के लिए अनुमति के साथ किया जा सकता है, जिस पर कॉन्जर्वेशनिस्ट और परंपरागत समुदायों में डिबेट हुई। इसके अलावा कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए। 1973 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बनी, जिसने कई रिजर्व्स में बाघों की संख्या को दोबारा बढ़ाया। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ, जो एलिफेंट्स और उनके 88 कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करता है। आजकल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की भी बहुत चर्चा है, जैसे असोला भट्टी सैंक्चुरी के पास दिल्ली और हरियाणा के बीच एक प्रपोज्ड कॉरिडोर, जिससे लिपर्ड्स जैसे जानवर सुरक्षित तरीके से गुजर सकें, बिना इंसानों से टकराए।
पर इतने सालों के बाद भी इस एक्ट के सामने चैलेंजेस हैं। लोग वाइल्ड लाइफ लॉज के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं और अवेयरनेस की कमी होती है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। एलिफेंट्स खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेपर्ड्स शहरों में आ जाते हैं, फिर लोग उन्हें मार देते हैं। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड अभी भी जिंदा है। टाइगर स्किन्स, पैंगोलिन के स्केल्स, एक्सोटिक बर्ड्स का डिमांड बहुत हाई है। डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी होती है और पेनल्टीज अभी भी कुछ बड़े ट्रेडर्स के लिए छोटी लगती हैं। लोकल कम्युनिटीज को सही तरीके से शामिल नहीं किया जाता, जबकि उनके बिना कॉन्जर्वेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ऊपर से क्लाइमेट चेंज भी हैबिटेट्स को बदल रहा है, जिससे वाइल्ड लाइफ नए खतरों का सामना कर रही है। फिर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल लॉज में से एक है। इसने हमें फ्रेमवर्क दिया इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने का और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बनाने का। अगर ये कानून नहीं होता तो शायद बाघ आज चीता की तरह सिर्फ हिस्ट्री की किताब में मिलते। आने वाले समय में इसकी सफलता डिपेंड करेगी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट पर, कम्युनिटीज को शामिल करने पर और नए खतरों जैसे क्लाइमेट चेंज से निपटने पर। अंत में ये एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक वादा है। एक वादा कि इंडिया के जंगल आगे भी पक्षियों की चीख पुकार से गूंजते रहेंगे, नदियों में डॉल्फिन्स तैरती रहेंगी और अगले पीढ़ी के बच्चे भी मिट्टी में बाघ के पंजे का निशान देखकर हैरान हो पाएंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सिर्फ जानवरों और पौधों की सुरक्षा के लिए नहीं है, हमारी प्राकृतिक विरासत की आत्मा की रक्षा के लिए है।